हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में mRNA और जेनेटिक कोड को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं mRNA से। और mRNA को एकदम अच्छे से डिटेल में सिंपल से एकदम अच्छे लेवल तक समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो mRNA स्टैंड्स फॉर मैसेंजर RNA। mRNA stands for messenger RNA. Why it is called messenger? ना, इसे मैसेंजर क्यों बोलते हैं, आएगा ये भी समझ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देन टोटल RNA कंटेंट का कितना परसेंट हिस्सा mRNA कंस्टिट्यूट करता है? तो अगर हम देखें तो टोटल RNA का 2 to 5% is mRNA। टोटल RNA का 2 to 5% is mRNA। Now, what is the function of mRNA? mRNA का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन समझेंगे, पहले ही देखिए कि DNA से बनता है mRNA। DNA से बनता है mRNA। तो DNA से कौन से प्रोसेस के थ्रू mRNA बनता है? अभी रिसेंट में हमने वो प्रोसेस पढ़ा है। तो DNA से ट्रांसक्रिप्शन नाम के प्रोसेस की हेल्प से mRNA बन के तैयार होता है। इस प्रोसेस को करने वाला जो प्राइम एंजाइम है उसका नाम होता है RNA पॉलीमरेज। ये सारी बातें हम जानते हैं। ठीक है, फिर ये जो अपना mRNA है, अब कहानी यहां से शुरू होती है, देखिएगा ध्यान से। ये जो अपना mRNA है, ठीक, ये mRNA अब आगे बनाता है प्रोटीन। अब आगे क्या बनाता है? प्रोटीन। mRNA से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस कहां पे होता है? एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली है जहां पे प्रोसेस होता है, और उसे हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम पे ही mRNA से प्रोटीन बनता है। अब आपको पता होगा कि भाई हजारों प्रोटीन है, हजारों लाखों प्रोटीन है। सो देयर आर मैनी एंड मैनी प्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन हैं। देयर आर मैनी एंड मैनी प्रोटीन्स, एंड all of them are synthesized over ribosome। ठीक, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि राइबोसोम एक फैक्ट्री है
जो फैक्ट्री प्रोटीन बनाती है। अब इस फैक्ट्री में हजारों हजार प्रोटीन्स बनते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक। तो कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो इस मशीन को, इस फैक्ट्री को कैसे पता लगेगा, ठीक है। सो एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, which protein is to be synthesized, ये कैसे पता लगता है, how this decision is taken, how this mystery is solved कि अब कौन सा प्रोटीन बनाना है। so how it is known to ribosome, राइबोसोम को कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोटीन कब बनाना है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर टाइम विच प्रोटीन इज टू बी सिंथेसाइज्ड, हाउ इट इज नोन टू राइबोसोम। तो इस फैक्ट्री में mRNA नाम के मैसेंजर आते हैं, ठीक है, और वो बताते हैं कि भाई ये वाला प्रोटीन बनाना है। ये उसको नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बताते कि ये प्रोटीन बनाना है, ये कोड वर्ड्स में कुछ कोड लेकर के अपने ऊपर एक मैसेज लेके आते हैं, और वो मैसेज नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं, एक कोड लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है, एक कोड लैंग्वेज में लिखा होता है, और उस कोड को राइबोसोम डीकोड करता है, और तब उसे पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन वहां बनना है, ठीक है। सो mRNA contains a code which is read by ribosome and then this code is translated into प्रोटीन, ठीक है। या हम उस प्रोटीन को, क्या प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, ठीक। तो क्या फंक्शन है एमआरएनए का, अभी हमें पता चला। एमआरएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोटीन विच इज टू बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर रखता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का फंक्शन क्या होगा, तो एमआरएनए का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द information regarding protein which is to be synthesized, which is to be synthesized,
ठीक, क्लियर। तो ये इसका फंक्शन है और अच्छे से पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने चैप्टर में। देखिए अब आगे जो अपना mRNA है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ mRNA अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है। टाइप ऑफ mRNA की अगर बात करी जाए बच्चों तो ये दो तरह का होता है। एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, और एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA ये क्या होते हैं? तो मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA क्या होंगे बच्चों? ये वो mRNA होंगे जिस mRNA के अंदर इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड या एक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। mRNA विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली वन प्रोटीन या वन पॉलीपेप्टाइड, तो उसे हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ mRNA, दिस टाइप of mRNA contains information for the synthesis of only one polypeptide या प्रोटीन। तो वो mRNA जो सिर्फ एक प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। और इस तरीके का mRNA होता है हम लोगों का, ठीक है। हम लोगों का एक mRNA जो बनेगा डीएनए से, वो एक mRNA में सिर्फ एक ही प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसके थ्रू एक ही प्रोटीन बन पाएगा, ठीक है। तो यूकैरियोट का mRNA ऐसा होता है। यूकैरियोटिक mRNA इस तरीके का होता है। इसके अपोजिट पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉली मीन्स मैनी, ठीक। तो ये वो mRNA है जिसमें एक mRNA से ही एक से ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं। यानी एक mRNA कोड करता है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के लिए या एक से ज्यादा प्रोटीन्स के लिए, ठीक। तो व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA? So this type of mRNA, this type of mRNA contains information for the synthesis of more than one
पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। ठीक है, ठीक। और इस तरीके का जो एमआरएनए होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। तो प्रोकैरियोटिक एक का एक एमआरएनए, उसके अंदर एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक, और जितने प्रोटीन्स उस एक एमआरएनए से बनेंगे उतने राइबोसोम्स जाके उसके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक, तो एक एमआरएनए के साथ खूब सारे राइबोसोम अटैच मिलेंगे तुमको। ठीक है, और जब ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये वाले एमआरएनए से एक से ज्यादा प्रोटीन बनने वाले हैं। ठीक, और जब खूब सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए पे अटैच होंगे तो वो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। और वो स्ट्रक्चर किसके अंदर की कैरेक्टराइजेशन है, तो वो प्रोकैरियोट की, बैक्टीरिया की कैरेक्टराइजेशन है। आपको याद आया होगा। ठीक, इसके अपोज में हम लोगों के एक एमआरएनए में एक ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, वो एक ही प्रोटीन को कोड करता है, तो उससे एक ही राइबोसोम जुड़ के प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो हम लोगों में ये पॉलीराइबोसोम हमारे सेल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में ये नहीं मिलेगा अपने को। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एमआरएनए के बारे में बताता हूं कि ये जो एमआरएनए होता है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, काफी शॉर्ट लिव्ड होता है। यानी इसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना। जैसे ही प्रोटीन बन जाएगा सेल के अंदर प्रेजेंट एंजाइम इस एमआरएनए को खा के खत्म कर देंगे। तो बहुत कम समय के लिए रहता है एमआरएनए सेल के अंदर, अपना काम करते ही उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अब हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं मैं आपको किसकी, एमआरएनए की। हालांकि हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार, क्योंकि हमारा डिस्कशन चल रहा है एक अलग लेवल पे, तो हमें देखना जरूरी है। देखिए, लेट अस सपोज that this is a stretch of mRNA. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है mRNA का। ध्यान से देखते रहिएगा। ये एमआरएनए का 5' एंड है। हम लोग अपना एमआरएनए की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे एमआरएनए का 5' एंड है, और इस 5' एंड पे आपको पता है इसे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाने के लिए यहां पे एक स्पेशल बेस प्रेजेंट है। एक बेस का मॉडिफिकेशन किया गया है यहां पे, दैट इज ग्वानिन में मिथाइल लगाया गया है और 2-3 फॉस्फेट जुड़े हैं उससे। तो मिथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट यहां पे प्रेजेंट होता है 5' एंड पे, और इसे हम लोग बोलते हैं कैप, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप। वैसे ही अगर हम बात करें 3' एंड की, वैसे ही अगर हम लोग बात करें 3' एंड की, तो इस 3' एंड पे आप जानते हैं कि एक एडेनिन की लंबी चेन होती है, पॉली ए टेल बोलते हैं उसको।
ठीक, जिसमें 100-200 एडेनिन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडेनिन की एक लंबी चेन होती है, कहां पे, 3' एंड पे, कहां पे, 3' एंड पे, और इसे हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल। ठीक, क्लियर। इसके बाद है ये रीजन आरएनए का, एमआरएनए का बेसिकली, और आपको पता है ये पूरा का पूरा रीजन किससे बना हुआ है, एक्सॉन से बना हुआ है, एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस से बना हुआ है। तो इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं कोडिंग रीजन। इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन। ठीक, यही रीजन है जो कोड करता है किसके लिए, यही रीजन है जो कोड करता है किसके लिए, जो कोड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा उसके लिए, और प्रोटीन बनना कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा। ठीक, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज, ठीक है, अब ध्यान से देखना एक चीज, 5' एंड से, 5' एंड से हम इस आरएनए को पढ़ते जाएं। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 5' एंड से हम इस आरएनए को पढ़ते जाएं, और पहली बार जहां पे आपको ये 3 नाइट्रोजनस बेस एक के बाद एक दिख जाएं, AUG। ठीक है, 5' एंड से पढ़ना स्टार्ट करना आप डीएनए एमआरएनए को, और उसमें पहली बार AUG जहां दिखेगा, ठीक है, पहली बार AUG जहां दिखेगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। ठीक, वहीं से क्या स्टार्ट होगी, वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो पहली बार जहां पे AUG दिखता है 5' एंड से पढ़ने पर, तो वो रीजन होता है जहां पे क्या दिखाई देगा, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। इसलिए हम AUG को बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट कोडॉन। अब यहां पे पढ़ते जाओ, ठीक है, अब यहां पे पढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद बीच में कहीं AUG आएगा तो वहां पे जो अमीनो एसिड बनना है वो बनेगा, वो अलग चीज है। ठीक, लेकिन जब पहली बार ये आएगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। अब रुकेगी कहां पे, तो रुकेगी वहां जहां पे स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे। ठीक है, जहां पे क्या आएंगे, स्टॉप कोडॉन, जिनका सीक्वेंस होता है UAA। ठीक, तो आप पढ़ते जा रहे हैं, तो जब तक जहां से AUG आया वहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट, ठीक है, हो रहा है, कहां खत्म होगी, जहां पे UAA नाम का सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, UAA या UAG या UGA, ये सीक्वेंस में से कोई एक भी सीक्वेंस अगर आ गया तो फिर उसी जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है एंड हो जाएगी, मतलब प्रोटीन बन गया, यही प्रोटीन बनना था, यही पॉलीपेप्टाइड बनना था, इतना ही। ठीक, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, यानी इन तीनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। तो ठीक, तो ये अपना कोडिंग रीजन है जिसके 5' एंड में स्टार्ट कोडॉन होगा और लास्ट में स्टॉप कोडॉन होगा। ठीक, स्टॉप कोडॉन जो है वो कोडिंग रीजन का एग्जैक्ट पार्ट नहीं होगा, वहां पे अपना प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बीच में कोई भी अपने सीक्वेंस हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के, कि ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, U A G
ए, जी ए, सी ए, सी सी सी, जी जी जी, जो मर्जी लिखे। ठीक, तो ये जो mRNA को पढ़ने का तरीका होता है वो एक्चुअली उसके नाइट्रोजनस बेसेस आप पढ़ते हैं कि किस जगह पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, आप नाइट्रोजनस बेस को रीड आउट करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस को रीड आउट करेंगे तो वही mRNA की इंफॉर्मेशन है। ठीक, समझे? तो ये एक mRNA है, दिस इज ए mRNA। ठीक है, दिस इज ए mRNA। तो ये हो गया अपना mRNA के बारे में, कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, समझे? सो दिस इज mRNA, ये है इंफॉर्मेशन mRNA के बारे में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक कोड को। तो जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको प्रोटीन क्या होता है वो पता है, बट स्टिल 1 मिनट के अंदर प्रोटीन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज ए, या पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, दोनों ही सेम चीज हैं, तो दोनों को मैं एक साथ बोलूंगा, है ना। सो व्हाट इज ए प्रोटीन या व्हाट इज ए पॉलीपेप्टाइड? A protein or a polypeptide is a chain of amino acid. It is a chain of amino acids, या we can say it is a polymer of amino acid. It is a polymer of एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड का पॉलीमर है। यानी अगर हम देखना चाहें तो प्रोटीन क्या होगा? एमिनो एसिड की एक चेन होगा जिसमें बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए आपको मिलेंगे। ये मैं एक बॉक्स को एक एमिनो एसिड अगर मान रहा हूं, ठीक है, तो बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हमें यहां पे दिखाई देंगे, है ना। और ये सारे एमिनो एसिड अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, और जनरली अलग अलग ही होते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है, दिस इज अमीनो एसिड 3, दिस इज अमीनो एसिड 4, then n number, this is amino acid n, this is certain amino acid n+1, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अमीनो एसिड है ये, ठीक, क्लियर। तो ये अमीनो एसिड की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, ठीक। अब एक प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड लगना है, कहां पे लगना है, ठीक, एक प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड लगना है और कहां पे लगना है, ठीक, यही इंफॉर्मेशन तो mRNA के अंदर होती है। mRNA के अंदर दे हैव कोडॉन्स विच कोड फॉर, दे हैव कोडॉन्स, कोडॉन्स का मतलब एक कोडिंग वर्ड, ठीक है, कोडिंग वर्ड। वो कोडिंग वर्ड क्या बताता है? वो कोडिंग वर्ड कोड करता है एक एमिनो एसिड, ठीक है, वो कोडिंग वर्ड कोड करता है एक एमिनो एसिड को, ठीक, और वो एमिनो एसिड फिर आएगा और फिर उसके बाद जो कोडॉन होगा वो अपने अमीनो एसिड को बुलाएगा, ये दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। ये जुड़ते हैं कौन से बॉन्ड से? तो आपको पता है दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है,
दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक, क्लियर? तो चलिए अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है समझिएगा ध्यान से। देखो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि यार एमआरएनए जब राइबोसोम पे आया है ना, और राइबोसोम ने प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया। प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया का मतलब क्या हुआ कि एमिनो एसिड को अरेंज करना स्टार्ट किया और एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड्स बनाने स्टार्ट किए। तो कौन सा एमिनो एसिड कहां पे लगेगा, ठीक है, या कौन कौन से एमिनो एसिड इस प्रोटीन में होंगे, ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन राइबोसोम के पास कहां से आ रही है। तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम एक सीक्वेंस में एमआरएनए के ऊपर लिखे हुए मैसेज को पढ़ना स्टार्ट करता है, और उस मैसेज को हम लोग साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, उस मैसेज को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। और ये पढ़ पढ़ के राइबोसोम उस कोड को ट्रांसलेट करता है, तब उसे पता चलता है कि कौन सा एमिनो एसिड लगाना है। ठीक, तो व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड it is the information present on the mRNA which is translated in the form of protein या पॉलीपेप्टाइड बाय राइबोसोम। ठीक है, हाउ दिस जेनेटिक कोड इज फॉर्म। अब ये जेनेटिक कोड किस फॉर्म, कैसे फॉर्म होता है? तो ये जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। ठीक है, सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लियोटाइड्स के जगह पे हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस बोलें कि हम लोग पढ़ते नाइट्रोजनस बेसिस के ही फॉर्म में है न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड एमआरएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। ठीक है, and one such combination code for one amino acid। ठीक है, तो वन सच कॉम्बिनेशन कोड फॉर वन एमिनो एसिड एंड वन कॉम्बिनेशन
ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर एन एमिनो एसिड इज कॉल्ड कोडॉन। ठीक है, उसी को बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं कोडॉन। ठीक समझे? तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बताया कि राइबोसोम कैसे पता लगा पाता है कौन सा प्रोटीन बनना है। तो आपको पता है प्रोटीन के अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, तो राइबोसोम mRNA को पढ़ता जाता है, ठीक है, और उसको पता चलता जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड लगाना है अब, और जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है अमीनो एसिड अपने आप tRNA जो होता है वो लेके आता रहता है, ठीक, और एक प्रोटीन बनने लगता है। ठीक है, तो mRNA के ऊपर जो रीडिंग करता है राइबोसोम, वो रीडिंग करता है किस चीज की रीडिंग करता है? तो नाइट्रोजनस बेसिस की रीडिंग करता है। ठीक, और नाइट्रोजनस बेसिस का एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, और नाइट्रोजनस बेसिस का वो कॉम्बिनेशन जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है उसे हम कोडॉन बोल रहे हैं। ठीक है, समझे? अब इस एक कॉम्बिनेशन में कितने नाइट्रोजनस बेस आएंगे? ठीक है, इस एक कॉम्बिनेशन में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, वो है अगला टारगेट। देखिए, सो वन कोडॉन इज ए combination of how many nitrogenous bases? तो एक कोडॉन कितने नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है? ठीक है, ये अपने को समझना है। देखो, एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, इतना पता चल गया। ठीक, अब एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, यानी कितने के कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले अपने ध्यान में होना चाहिए कि 20 एमिनो एसिड्स होते हैं ऐसे, 20 एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्रोटीन्स, यानी टोटल 20 एमिनो एसिड्स हैं ऐसे। तो हमारे पास एटलीस्ट इतने कोडॉन्स हों जो 20 एमिनो एसिड को कोड करते हो। ठीक है, जो कि 20 एमिनो एसिड को कोड करते हो, इतने अपने पास होने चाहिए क्या? कोडॉन्स। ठीक, अब इसके लिए कि कितने नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है एक कोडॉन, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज आई हैं। ठीक है, पहली थ्योरी आपको बताता हूं। एक थ्योरी बोलती थी, जिसे बोलते हैं सिंगलेट कॉम्बिनेशन थ्योरी। सिंगलेट कॉम्बिनेशन थ्योरी ऐसा बोला करती थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वन कोडॉन कंटेन वन नाइट्रोजनस बेस, यानी एक कोडॉन में ये कोडॉन एक नाइट्रोजनस बेस से बनेगा। अब भाई नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं आरएनए के अंदर? तो नाइट्रोजनस बेसेस इन आरएनए इज UCAG, 4 ही नाइट्रोजनस बेसेस हैं। तो कितने कोडॉन्स बन पाएंगे? 4:1, यानी कि इससे तो 4 कोडॉन्स ही पॉसिबल है। ठीक है, इससे तो 4 कोडॉन्स ही पॉसिबल है। भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 4 कोडॉन्स पॉसिबल है। ठीक,
और एमिनो एसिड कितने हैं, एंड देयर आर 20 एमिनो एसिड्स, 20 एमिनो एसिड्स हैं, और कोडॉन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 पॉसिबल है। तो क्या ये करेक्ट थ्योरी हुई? नहीं, तो ये करेक्ट थ्योरी नहीं हुई। यानी एक कोडॉन में एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। अब आएंगे दूसरी थ्योरी। दूसरी थ्योरी बोलती है डबलेट कॉम्बिनेशन। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है? डबलेट कॉम्बिनेशन। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग डबलेट कॉम्बिनेशन होता है। डबलेट कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि वन कोडॉन कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी? 2 नाइट्रोजनस बेसिस। यानी एक कोडॉन में 2 नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, 2 नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है। देन अकॉर्डिंग टू दिस, हाउ मेनी डिफरेंट कोडॉन्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी डिफरेंट कोडॉन्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 4:2, 4 रेज़ टू पावर 2 इतने कोडॉन्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि एक कोडॉन कॉम्बिनेशन है कितने का? 2 नाइट्रोजनस बेसिस का। टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 4। तो कितने डिफरेंट टाइप के कोडॉन्स बन सकते हैं? तो 4:2, 4 की पावर 2 इतने डिफरेंट कोडॉन्स बन सकते हैं। ये n रेस क्या नाम है, ये कॉम्बिनेशन करके एक चैप्टर होता है, वो आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये पता चलता है, ठीक, कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुए ऐसे 2-2 के? तो 16 पॉसिबल हुए। 16 कोडॉन्स होंगे इसके अकॉर्डिंग। और एमिनो एसिड कितने हैं? देयर आर 20 एमिनो एसिड्स, 20 एमिनो एसिड्स हैं भाई। और कोडॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन थ्योरी इज 16। 4 एमिनो एसिड को कौन कोड करेगा? 4 एमिनो एसिड कौन कोड करेगा? तो 4 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कोडॉन पॉसिबल ही नहीं है यहां पे। तो डबलेट कॉम्बिनेशन की थ्योरी भी क्या हो गई? खत्म कर दी गई। डबलेट कॉम्बिनेशन की थ्योरी भी क्या हो गई? डिस्कार्ड कर दी गई। बोला गया नहीं भाई ये भी सही नहीं है। ठीक, फिर आई ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन थ्योरी। फिर क्या आई? ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन थ्योरी। ठीक, ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि वन कोडॉन इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, वन कोडॉन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस। देन हाउ मेनी codons will be possible? So how many codons will be possible according to this concept? According to this concept 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 3-3 के कॉम्बिनेशन में आएंगे वो कोडॉन में। तो अकॉर्डिंग टू देम 4⁻³ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडॉन्स विल बी पॉसिबल, दैट इज 64 कोडॉन्स आर देयर। 64 कोडॉन्स आर देयर अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड एमिनो एसिड कितने हैं? नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने हैं? 20। तो 20 एमिनो एसिड्स हैं, कोडॉन 64 हैं। तो ये पॉसिबल है
ये पॉसिबल है, ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और इस कॉम्बिनेशन को, इस कॉन्सेप्ट को एडवोकेट किया था, इट वॉज एडवोकेटेड बाय, it was advocated by a scientist named जॉर्ज गैमो। ठीक है, जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट ने यह कॉन्सेप्ट को एडवोकेट किया था कि एक कोडॉन इज ए ट्रिपलेट, एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और यह सही बैठ रहा है यहां पे, ठीक है, क्योंकि 64 कोडॉन है, क्या दिक्कत है, 20 अमीनो एसिड कोड करना है। ठीक, क्लास में 64 स्टूडेंट्स हैं मान लो, उसमें से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नाम सेम होता है, तो कहने का मतलब है कई कोडॉन्स ऐसे होंगे जो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे होंगे, तो 64 कोडॉन तो 20 के लिए कोड कर ही सकते हैं ना भाई। ठीक, अब ये थ्योरी या ये कॉम्बिनेशन होता है कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेस का, ये एडवोकेट किया था जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट ने। और इनको सपोर्ट किया था किसने, सो ही वॉज सपोर्टेड बाय हमारे यहां के साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना जी ने इनको सपोर्ट किया था। इनको सपोर्ट किया गया था, मार्शल नीरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने भी इनको सपोर्ट किया था। और ओकुआ नाम के भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था। तो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कोडॉन इज सपोर्टेड बाय मेनी साइंटिस्ट, एमिनेंट ऑफ देम आर दीज 3। ठीक है, और ऐसे ही हम जानते हैं आज कोडॉन को। ठीक, तो एक कोडॉन क्या होता है, व्हाट इज ए कोडॉन, सो व्हाट इज ए कोडॉन, अभी हम बता सकते हैं कोडॉन क्या है। कोडॉन इज ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस विच कोड फॉर ए अमीनो एसिड। ठीक है, विच कोड फॉर ए अमीनो एसिड, ट्रिपलेट of nitrogenous base which code for a amino acid। ठीक, तो ये होता है कोडॉन। और ये कोडॉन्स कहां पे होते हैं, ये कोडॉन्स होते हैं एमआरएनए के ऊपर। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में एमआरएनए क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है और कोडॉन क्या होता है, ये समझ में आया होगा। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको कराऊंगा कल। ठीक है, इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको कराऊंगा कल। आज के लिए इतना एब्जॉर्ब करो। अब लेक्चर की फ्रीक्वेंसी डेली होने वाली है, डेली मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लेने वाला हूं आपका, जिससे आपका कोर्स एक प्रॉपर टाइम पे खत्म हो जाएगा। कोर्स की टेंशन मत लो, जितना पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ते हुए अगर आप चलेंगे तो आपको श्योर शॉट सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, बायोलॉजी को आप अपनी बैकबोन बना के चलिए, जिसके दम पे आप नीट के पेपर में एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो घबराना नहीं है, डेली लेक्चर होगा। ठीक है, कोई भी टेक्निकल इशू आएगा उसके वजह से आपका लेक्चर नहीं रुक सकता है। ठीक है, नहीं होगा तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करिएगा। इस संडे को मॉलिक्यूलर बेसिस का टेस्ट है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन तक का सिलेबस है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जेनेटिक कोड के भी मैं डाल दूं, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।